सर्टिफिकेट जो है रैली के टाइम नहीं लाते हैं और बाद में लाते हैं कि साहब ये मेरा एनसीसी का ए या बी या ये सर्टिफिकेट है, मुझे रैली के बाद मिला है, या कोर्स का सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये मान्य नहीं होता है, ठीक। तो उसके बाद आपको जो है आपका वेरिफिकेशन, कागजी वेरिफिकेशन पूरा किया जाता है और सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर पुलिस जांच और आपकी शिक्षा से संबंधित दस्तावेजों की जांच और सब पूरा होने पे आपको फिर एक शेड्यूल दिया जाता है। उसके तहत आपको जो है संबंधित रेजिमेंट सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है। क्लियर है? पूरी प्रक्रिया क्लियर है? उसके बाद जिस एंट्री के लिए आप गए हैं उसके हिसाब से जो आपका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो आपका उन सेंटरों में पूरा किया जाता है। क्लियर? तो ये थी मोटे तौर पे आपकी प्रक्रिया की किस तरह से जो है पूरा आपकी शुरू से लेकर लास्ट तक भर्ती की प्रक्रिया चलती है। एंट्री के लिए कैटेगरी है और उसमें आपकी क्या एज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या एजुकेशन की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मोटे तौर पे मैं कवर करूंगा। कैटेगरी आपके सामने है। जैसे सबसे पहले सोल्जर जीडी, जनरल ड्यूटीज जिसको कहते हैं, वो कैटेगरी आती है। उसी में जो लड़कियों के लिए जो है विमेन एंट्री पुलिस, विमेन मिलिट्री पुलिस की कैटेगरी आजकल शुरू हुई है, वो आती है। और सोल्जर जनरल ड्यूटी में ही ऑल आर्म्स के लिए, मतलब किसी भी रेजिमेंट या किसी भी आर्म या सर्विस के लिए आप उसके थ्रू जा सकते हैं, वो आता है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आपका सोल्जर टेक्निकल, यानी कि जो तकनीकी शिक्षा से संबंधित या तकनीकी आर्म्स होते हैं, जैसे ईएमई है या सिग्नल्स है या इस तरह के आर्म्स जो है, उसके लिए आपका एक एंट्री होती है। जो क्वालिफिकेशन है वो उस हिसाब से हर एंट्री के लिए आपकी अलग क्वालिफिकेशन होती है। जैसे सोल्जर डीडी के लिए जो है 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन है और सोल्जर टेक्निकल के लिए 10+2 आपकी क्वालिफिकेशन है। उसमें सब्जेक्ट की आपकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए कि साइंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ और इंग्लिश के साथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, ठीक। इसी तरह आपका सोल्जर टेक्निकल में एविएशन यानी कि या एमिनेशन एग्जामिनर, एविएशन होता है जो जहाज संबंधित होता है, जो हेलीकॉप्टर संबंधित सेवाएं होती हैं उससे रिलेटेड जो सर्विस है उसको एविएशन कहते हैं। या एमिनेशन एग्जामिनर यानी जो गोला बारूद का एग्जामिन करते हैं, उसकी जांच, उसकी परीक्षा करते हैं, निरीक्षण करते हैं, एमिनेशन एग्जामिनर होता है। उसी तरह से सोल्जर टेक्निकल में ही मेडिकल कोर के लिए, यानी कि जो स्वास्थ्य संबंधी आपकी सेवाएं हैं, आर्मी मेडिकल कोर या आर्मी डेंटल कोर की सेवाओं की ऑप्शन होती है, जिसमें अलग अलग टेक्निकल जो है ट्रेड्स होते हैं, जिसकी आप बांट जो है वो आगे आपकी बेसिक ट्रेनिंग जो है सेंटर में पूरी होने के बाद की जाती है और उस हिसाब से उन ट्रेड्स की बांट आपको की जाती है। जैसे आपने नर्सिंग असिस्टेंट देखे होंगे अस्पतालों में, देखे हैं, कोई ऑपरेशन असिस्टेंट होता है, कोई नर्सिंग असिस्टेंट होता है, कोई दूसरे तरीका टेक्नीशियन होता है, कोई डेंटल में अलग टेक्नीशियन होता है, कोई ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन होता है। इस तरह की तमाम एंट्रियां होती हैं, ठीक। उसी तरह फिर सोल्जर क्लेरिकल या सोल्जर स्टोर कीपर की एंट्री होती है। जो क्लर्क्स जो होते हैं आर्मी में उनकी एंट्री होती है, या जो स्टोर कीपर होते हैं, यानी कि जो आपकी इन्वेंट्री होती है, साजो सामान रखा होता है, उसकी देखभाल या उसका हिसाब किताब और टिश्यू संबंधित रिकॉर्ड रखते हैं, वो सोल्जर स्टोर कीपर कहलाते हैं। फिर होती है आपकी एक आर्मी एजुकेशन कोर की एंट्री, यानी कि जो हवलदार के पद पर सीधी की जाती है। उसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी दो अलग अलग ग्रुपिंग्स हैं, इसमें
ग्रुपिंग के हिसाब से आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है, वो ग्रेजुएशन भी हो सकती है और वो बीएड भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ग्रुपिंग के हिसाब से वो निर्भर करता है। उसके बाद आपकी एक एंट्री होती है सिपाही फार्मा की, यानी कि जो फार्मासिस्ट होते हैं, जैसे बाहर देखें आपने फार्मासिस्ट देखे, उसी तरह सिपाही फार्मा की एक एंट्री होती है फौज में। उसके लिए भी अलग क्वालिफिकेशन है और उसका फार्मेसी काउंसिल या ऑफ इंडिया से जो है आपका बी फार्मा का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर आपकी सोल्जर ट्रेडमैन की कुक होता है, कोई मसाजी होता है, कोई वॉशरमैन होता है, कोई हाउसकीपर होता है। इस तरह के जो ट्रेड्स होते हैं वो उनकी एंट्री होती है, जिसकी दो कैटेगरी हैं, एक सोल्जर ट्रेड्समैन 10th क्लास पास और एक सोल्जर ट्रेड्समैन 8th क्लास पास। ठीक है, 8th क्लास पास के लिए हाउसकीपर और मेस कीपर की एंट्री होती है और 10th के लिए बाकी ट्रेड्स की एंट्री होती है। ठीक, इसके बाद कुछ एक और एंट्रीज हैं जिसमें हवलदार के पद पर सर्वेयर या कार्टोग्राफर की पोस्ट होती है। ये इंजीनियर नाम की आर्म्स है जिसमें ये एंट्री होती है, जो सर्वेक्षण संबंधित कार्रवाई करते हैं। ठीक है, मैप संबंधित या सर्वेक्षण संबंधित कार्रवाई करते हैं, उनको सर्वेयर या कार्टोग्राफर कहा जाता है। फिर उसी तरह जेसीओ के पद पर यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर जो है रिलीजियस टीचर की एंट्री होती है, जिसमें सभी धर्मों के जो रिलीजियस टीचर होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, यानी कि पंडित है, मौलवी है, पादरी है या ग्रंथी है, उनकी एंट्री होती है वैकेंसी के हिसाब से, तो वो ऑप्शन भी होता है। और एक एंट्री और है जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पे, जो कि केटरिंग की एंट्री कहलाती है। आर्मी सर्विस कोर में जो खाने संबंधित या केटरिंग संबंधित जो है जिनकी ट्रेनिंग होती है या जिनका जॉब होता है, तो ये जो है आपकी विभिन्न प्रकार की जो है एंट्रियां फौज में हैं। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ये रिपीट कर सकते हैं हाइट और हाँ, हाइट जो है जैसा आपको स्लाइड में दिखाया गया है, आपकी हाइट मिनिमम 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी टाइप की एंट्रीज के लिए, लेकिन सोल्जर क्लरिकल या सोल्जर स्टोर कीपर के लिए 162 यानी कि 162 सेंटीमीटर भी एक्सेप्टेबल होती है। ठीक, उसी तरह छाती 77 + 5 सेंटीमीटर यानी कि मिनिमम आपकी छाती बिना फुलाए 77 यानी 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और मिनिमम फूलनी चाहिए। ठीक, वजन जो है वो उसी प्रकार आपका अलग अलग कैटेगरी के लिए स्पेसिफाइड वजन है, जो अमूमन 48 kg होता है, जो कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है उसमें दिया होता है। अब कुछ एक जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए छूट जो है लागू होती है भर्ती में। उसमें एक तो आदिवासी कैंडिडेट्स आते हैं जिनके लिए हाइट की सीमा की जो छूट है वो 169 से घटाकर 162 कर दी जाती है। तो आदिवासी कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर एक्सेप्टेबल है, लेकिन चेस्ट जो है वो 77 + 5 भी होना चाहिए और वेट जो है वो दिए हुए अनुसार जो स्पेसिफाइड वेट है जो वेबसाइट में उस अनुसार आपका होना चाहिए। आदिवासी कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का, वो प्रस्तुत करना, वो प्रमाण लाना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जरूरी होता है। अब आते हैं हम जो टेस्ट, क्या क्या टेस्ट होते हैं आपके। तो सबसे पहला टेस्ट जैसे हमने सीक्वेंस में कवर किया, 1600 मीटर की दौड़ होती है। 1600 मीटर की दौड़ में 2 ग्रुपिंग बनती है। जो पहली ग्रुपिंग है उसको जो है
5 मिनट और 30 सेकंड तक का टाइम मिलता है, यानी 5 मिनट 30 सेकंड तक जो आते हैं उनको ग्रुप 1 में शामिल किया जाता है, और 5:30 के बाद 5:45 तक जो आते हैं उनको जो है ग्रुप 2 में शामिल किया जाता है। अब ग्रुपिंग की एडवांटेज क्या है? पहले ग्रुप में जो आएगा उसको 60 अंक जो है वो वेटेज में मेरिट में मिलते हैं, और जो दूसरे ग्रुप में आएगा उसको 48 अंक यानी 48 मार्क्स मिलते हैं। उसी तरह अब दौड़ से अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका बीम का टेस्ट होगा। बीम का टेस्ट जो है उसमें अगर आप 10 बीम लगाते हैं तो आपको पूरे 40 मार्क्स मिलेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे आप कम बीम लगाते जाएंगे आपके मार्क्स कम होते जाएंगे, यानी 9 बीम के लिए 33 मार्क्स, 8 बीम के लिए 27 मार्क्स, और इसी तरह से आपके मार्क्स जो है घटते हुए 6 बीम के लिए केवल आपके 16 मार्क्स रह जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके गुड। अब अगली चीज हम देखेंगे कि आपको कुछ एक कैटेगरी जो है उसमें कुछ रिलैक्सेशन यानी कि छूट दी जाती है। तो वो कैटेगरी कौन सी है? सबसे पहले जो सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, या वॉर विडोज के बच्चे हैं, या एक्स सर्विसमैन जो विडोज हैं उनके बच्चे हैं, उनको छूट दी जाती है। ये कैटेगरी समझते हैं? यानी कि जो सेवारत जो फौजी हैं, सैनिक हैं, उनके बच्चों के लिए, या जो रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए उनके बच्चों के लिए, या जो कोई सैनिक फौज की नौकरी के दौरान शहीद होता है उनकी विधवाओं के लिए जो है उनके बच्चों के लिए कुछ छूट दी जाती है। तो उस कैटेगरी में आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वजन में 2 केजी की छूट दी जाती है। क्लियर है? ये छूट जो है ये जो विधवाएं होती हैं यानी वॉर विडोज जिनको कहते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं, या दामाद अगर उसका अपना बच्चा नहीं है तो दामाद, अगर उसकी बेटी है तो दामाद है तो वो, या कोई गोद लिया हुआ बच्चा है, उनके लिए भी ये छूट लागू होती है। तीसरी कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन, जिसके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वजन में 5 सेंटीमीटर तक की 5 केजी तक की छूट लागू होती है। ठीक, तो ये जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है ये इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि ये इवेंट जो रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी होती है उस गेम की, उसी के अंतर्गत ये पार्टिसिपेशन होना चाहिए या इवेंट होना चाहिए जिसमें आपकी पहली या दूसरी पोजीशन हो। बात क्लियर है? अगर आप किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं नेशनल, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो वो मान्य नहीं होता है। जो आपकी ऑथराइज्ड एसोसिएशन है उस स्पोर्ट्स की, उसी के मार्फत, उसी के द्वारा कराया हुआ, कंडक्ट किया हुआ जो इवेंट होता है, उसी में आपकी पोजीशन जो है एक्सेप्टेबल होती है। अब इसमें क्या है, अगर आप जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको 20 नंबर की वेटेज मिलती है। अगर राष्ट्रीय स्तर पे है तो 15, स्टेट के लेवल पे है तो है 10, और यूनिवर्सिटी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो 5 अंकों की आपको वेटेज दी जाती है। क्लियर है? इसी प्रकार से आपको एनसीसी में भी दी जाती है। अब आप सब एनसीसी के कैडेट्स यहाँ पे बैठे हैं तो ये चीज़ आपके लिए विशेष मायने रखती है। दिलचस्पी की बात है कि एनसीसी कैडेट्स को क्या फौज में भर्ती के लिए छूट मिलती है। तो जो ए सर्टिफिकेट होल्डर है उसको 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट होल्डर को 10 नंबर, और सी सर्टिफिकेट होल्डर को अगर वो आरटीजेसीओ या एजुकेशन हवलदार या सोल्जर क्लर्क या एसकेटी या सोल्जर टेक्निकल या एनए के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 15 अंकों की छूट दी जाती है। और वही सी सर्टिफिकेट होल्डर अगर जनरल ड्यूटीज यानी जीडी के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको
जो है रिटन एग्जामिनेशन से ही छूट मिल जाती है, यानी कि उसको सिर्फ अपने ग्राउंड के टेस्ट क्लियर करने हैं और मेडिकली फिट होना है और सभी दस्तावेज उसके सही होने चाहिए, तो उसको ये छूट मिल जाती है। इसी प्रकार से जो लोग कैडेट्स जो हैं जिन्होंने सी सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है और रिपब्लिक डे कैंप भी अटेंड किया है, उनको ना केवल जनरल ड्यूटीज के लिए बल्कि उनको जो है उससे आगे भी क्लेरिकल ट्रेड के लिए भी जो है, यानी कि सभी ट्रेड्स के लिए उनको एग्जामिनेशन की रिटन परीक्षा की छूट मिलती है, जो कि एक बड़ी छूट होती है। इसी प्रकार जो सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन या वॉर विडोज के बच्चे हैं, उनको भी जो है 20 अंकों की जो है वो बोनस मार्क्स की छूट दी जाती है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जितना मैंने समझाया? समझ आ रहा है सब? अब जरूरी चीज, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आना होता है भर्ती के दौरान। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको जो रैली की नोटिफिकेशन निकलती है उसमें भी बताई जाती हैं, लेकिन जो भर्ती के लिए आते हैं कई बार बच्चे जो है, कैंडिडेट जो है वो अनदेखी करते हैं, गलती करते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट जो है नहीं लाते हैं या गलत लाते हैं। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको? सबसे पहले जो है एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट चाहिए होता है, जिसका फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया होता है, उसके अनुसार जो है आपको शपथ पत्र लेके आना होता है। दूसरा, आपका जो मैट्रिक आपने 10th की होती है उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप, यानी कि जब आप रजिस्टर करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है, तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप लानी होती है। एडमिट कार्ड मिलता है परीक्षा के लिए, एडमिट कार्ड लाना होता है। जब आप परीक्षा पास हो जाते हैं तो उसकी मार्कशीट मिलती है, तो मार्कशीट लानी होती है। जब आप पास हो जाते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलता है पास का, पहले प्रोविजनल और फिर फाइनल, तो वो लाना होता है। उसी प्रकार से अगर आप 12th की क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी 12th पास हैं, तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और बोर्ड या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लाना होता है। ठीक। इसके अलावा जब आप स्कूल छोड़ते हैं या कोई भी क्लास से छोड़ते हैं 8th 10th से या 12th से, तो आपको उसका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जो है वो लाना होता है। ठीक है। इसके साथ आपका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जो जिस प्रदेश के आप निवासी हैं उसका निवास का आपका जो प्रमाण पत्र है वो लाना होता है। ठीक। तो जिसको आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जिससे कि जो आपको कास्ट वाला बेनिफिट मिलना होता है वो समुचित तरीके से मिल पाए। एसपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापित या प्रमाणित। अनमैरिड सर्टिफिकेट कि आपकी शादी, आपका विवाह नहीं हुआ है। और एनसीसी का आपका जो भी सर्टिफिकेट बनता है, ABC या कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनता है, तो आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग बेनिफिट ले रहे हैं, एक सर्विसमैन वार्ड होने का या उनके बच्चे हैं उस कोटे से भर्ती हो रहे हैं, तो उनको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लाना होता है। ठीक। क्लियर है यहाँ तक? डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई डाउट? अब मैं कवर करूंगा, कुछ हिदायतें आपको दूंगा कि जो डॉक्यूमेंट आप लोग लाते हैं या जो लाने होते हैं उसमें आप लोग क्या क्या गलती करते हो, क्या क्या अक्सर खामियां उसमें रहती हैं। और जो एफिडेविट है, शपथ पत्र जो है, वो आपका अमूमन जो है वो पूरी तरीके से नहीं भरा होता है। जो आपको कोर्ट कचहरी में या जो आप एफिडेविट जहाँ पे बनवाते हो
वहाँ पे वो जो बना के दे देता है वही आप ले आते हो। उसमें पुरानी भर्ती का ब्यौरा नहीं लिखा होता है, बाकी डिटेल नहीं लिखी होती है, तो जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई होने के हकदार हो जाते हो। समझ आ गई? आपका पूरा भरा होना चाहिए। मैट्रिक की रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं लाते हैं अक्सर बच्चे, एडमिट कार्ड नहीं लाते हैं, चाहे वो 10th का है चाहे वो 12th का है, या सर्टिफिकेट जो है वो फोल्ड करके ले आते हैं, उसकी हालत खराब कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है वो नहीं प्रोड्यूस करते हैं, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो एसडीओ ऑफिस से चाहिए होता है, वो लाने की बजाय, उनसे लाने की बजाय जो है सरपंच का ले आते हैं, जो कि मान्य नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है जो डीएम ऑफिस से होना चाहिए, वो भी जो है वो सरपंच का या वार्ड मेंबर का ले आते हैं, जो कि मान्य नहीं होता। एसपी ऑफिस द्वारा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है वो भी जो है रैली डेट के, जब रैली आपकी हो रही है, भर्ती के लिए आप खड़े हो रहे हैं, तो उसके 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। अगर उससे पुराना सर्टिफिकेट आप लाएंगे तो वो मान्य नहीं होता है। ठीक है साहब। एनसीसी के उसी तरह मैरिट सर्टिफिकेट है, जो कि आपका सरपंच द्वारा दिया होना चाहिए, वार्ड मेंबर या मुखिया का दिया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत